आज हम बात करेंगे उस अनदेखी ताकत की जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े हुए है। वही ताकत जो ग्रहों को सूरज के चारों ओर घुमाती है और हमें जमीन पर टिकाए रखती है। चलिए गुरुत्वाकर्षण की इस जबरदस्त कहानी में गोता लगाते हैं। ये सवाल तो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आया ही होगा, है ना, कि एक सेब हमेशा जमीन पर ही क्यों गिरता है, लेकिन इतना भारी चांद वो आसमान में कैसे लटका हुआ है। ये एक बड़ा सीधा सा सवाल लगता है, पर इसी सवाल ने उस खोज की शुरुआत की जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, हजारों सालों से इंसान रात में आसमान को देख रहा है। तारे तो अपनी जगह पर दिखते थे, लेकिन कुछ चीजें थीं जो अपनी मर्जी से घूमती फिरती नजर आती थीं, जिन्हें हम आज ग्रह कहते हैं। इनकी चाल का कोई सीधा सा पैटर्न नहीं था, और ये समझना कि आखिर ऐसा करते क्यों हैं, खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक था। इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कई बड़े बड़े दिमागों ने की। पहले टॉलेमी आए, जिनका मॉडल 1500 साल से ज्यादा चला। फिर आए कोपरनिकस, जिन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने सबको चौंका दिया। इसके बाद टाइको ब्राहे ने सालों की मेहनत से ग्रहों का इतना सटीक डेटा जमा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर आए केपला, जिन्होंने उस डेटा के अंदर छिपे हुए राज को खोजने का जिम्मा उठाया। तो कहानी की शुरुआत में असली टकराव इन दो विचारों के बीच था। क्या सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जैसा टॉलेमी कहते थे, या फिर पृथ्वी भी बाकी ग्रहों की तरह सूरज का चक्कर लगाती है, जैसा कहने की हिम्मत कोपरनिकस ने की थी। ये सिर्फ ग्रहों की चाल का सवाल नहीं था, ये सवाल था कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। टाइको ब्राहे ने जो सालों लगाकर डेटा इकट्ठा किया था, वो जोहान्स केपलर के हाथ में एक चाबी की तरह था। केपलर ने उस डेटा को उठाया और एक जासूस की तरह उसके अंदर छिपे उन नियमों को बाहर निकाला जिनसे ग्रहों की चाल तय होती थी। केपलर ने 3 बड़े ही कमाल के और आसान से नियम खोज निकाले जो ये बताते थे कि ग्रह असल में चलते कैसे हैं। ये नियम आज भी प्लैनेटरी साइंस की नींव है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। सदियों से लोग ये मानते आए थे कि आसमान में सब कुछ एकदम परफेक्ट गोल चक्कर में घूमता है, लेकिन केपलर ने दिखाया कि ऐसा नहीं है। ग्रहों के रास्ते असल में थोड़े चपटे गोल यानी कि एलिप्स की तरह हैं। इसी खोज की वजह से पहली बार ग्रहों की सही पोजीशन का पता लगाना मुमकिन हुआ। ये दूसरा नियम हमें ग्रहों की रफ्तार के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात बताता है। जब कोई ग्रह सूरज के पास आता है तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, और जब वो दूर जाता है तो धीमा हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई नाच रहा हो और उसके हर कदम का एक पक्का नियम हो। केपलर का तीसरा नियम तो सबसे जबरदस्त है। ये एक ग्रह को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को उसकी सूरज से दूरी से जोड़ता है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, अगर हर ग्रह के चक्कर लगाने के टाइम का स्क्वायर करके उसे दूरी के क्यूब से डिवाइड करें तो हर बार लगभग एक ही नंबर मिलता है। मतलब पूरे सोलर सिस्टम में एक छिपा हुआ गणित का तालमेल है। कमाल की बात है ये। तो केपलर ने हमें नियम तो बता दिए, पर वो ये नहीं बता पाए कि ये नियम आखिर हैं क्यों। इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक और जीनियस की जरूरत थी, आइजैक न्यूटन। उन्होंने पहेली के सारे बिखरे हुए टुकड़ों को उठाया और उन्हें एक शानदार थ्योरी में जोड़ दिया। ये साइंस के इतिहास के सबसे कमाल के आइडियाज में से एक है। न्यूटन की असली जीनियस ये सोचने में थी कि जो ताकत सेब को नीचे खींच रही है, वही ताकत, जी हाँ, वही ताकत चांद को भी आसमान में अपनी जगह पर बनाए हुए है। मतलब ये कोई लोकल ताकत नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल फोर्स थी। और ये है न्यूटन का वो मशहूर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लाइन सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर ये बहुत आसान और दमदार है। ये बस इतना कहती है कि ब्रह्मांड में हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी ओर खींच रही है। ये कुदरत का एक बुनियादी नियम है। तो इस मशहूर इक्वेशन का मतलब क्या है? असल में बड़ा आसान है। बस 2 चीजें हैं जो ग्रेविटी को कंट्रोल करती हैं। एक, चीजें कितनी भारी हैं, यानी उनका मास कितना है, और दूसरा, वो एक दूसरे से कितनी दूर हैं। बस इसी एक नियम से न्यूटन ने केपलर के तीनों नियमों को समझा दिया। उन्होंने कैसे के साथ साथ क्यों का जवाब भी दे दिया था। न्यूटन का ये नियम सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये एक जबरदस्त टूल है जो आज भी हमारी मॉडर्न दुनिया को चला रहा है। चलिए देखते हैं कि इस खोज का हमारी जिंदगी पर आज क्या असर है।
हेनरी कैवेंडिश जैसे साइंटिस्टों ने न्यूटन के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एक हैरान करने वाला काम किया। उन्होंने पूरी पृथ्वी का वजन कर लिया। सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को नापकर वो हमारे पूरे ग्रह का मास पता लगा पाए। ये इस थ्योरी की ताकत को दिखाता है। ये नंबर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये है पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी। मतलब किसी चीज को इतनी तेज रफ्तार से फेंकना होगा कि वो धरती के गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से हमेशा के लिए आजाद हो जाए और कभी लौटकर वापस ना आए। रॉकेट लॉन्च करने के लिए ये नंबर बहुत जरूरी है। और इसी से ये बात भी साफ हो जाती है कि चांद पर हवा क्यों नहीं है। पृथ्वी की ग्रेविटी इतनी मजबूत है कि वो हमारे वायुमंडल को पकड़ कर रखती है, लेकिन चांद की ग्रेविटी बहुत कमजोर है। उसकी एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है, इसलिए वहां अगर कभी कोई वायुमंडल बना भी होगा तो वो कब का अंतरिक्ष में उड़ गया। तो फिर एक सैटेलाइट आसमान में कैसे टिका रहता है? सच तो ये है कि वो लगातार धरती की तरफ गिर रहा है। हाँ, सच में। पर वो इतनी तेजी से आगे भी बढ़ रहा है कि वो जमीन से टकराने से हमेशा चूक जाता है। इसी लगातार गिरने और चूकने को हम ऑर्बिट कहते हैं, और ये सब न्यूटन के नियमों पर ही काम करता है। न्यूटन ने हमें ब्रह्मांड को समझने का एक जबरदस्त तरीका दिया, लेकिन वो एक गहरा सवाल भी छोड़ गए। उन्होंने हमें ये तो बता दिया कि ग्रेविटी काम कैसे करती है, पर ये नहीं बताया कि वो असल में है क्या। इस सवाल का जवाब अगली साइंटिफिक क्रांति में मिलने वाला था, और वो जवाब हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया एक बार फिर से बदलने वाला था।